बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार वीडियो ये होने वाली है। अर्थात आपको बता दूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप देखेंगे कि अभी हमने पेपर दे करके आज ही आया हूं और आज ही जो है आपको उस पेपर के आंसर की के बारे में पता चल जाए तो कितना अच्छा लगता है। आपको डायरेक्ट आपका रिजल्ट पता चल जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो वही आपके साथ होने वाला है। हिंदी साहित्य का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर हुआ और उसका पेपर हमारे पास छात्र ने भेजा और मैं आपको बता दूं जिसने भी भेजा, बहुत सारे लोगों ने भेजा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो भी पेपर हुआ आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। हो सके तो पीडीएफ बना करके जिस भाई साहब ने भेजा इस प्रकार से उसी प्रकार से आप लोग भी भेज दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसके भी पास पेपर हो तो आप लोग पीडीएफ बना करके भेजेंगे तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो उससे वैसे आप भेजते हो व्हाट्सएप से तो क्या होता है कि जो फोटो मतलब जो उसमें आते हैं चित्र या फिर जो फट जाता है वो, और इसमें देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर हुआ था। हिंदी के पेपर का एक प्रकार से सॉल्व करवाऊंगा आज। 75 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए थे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में। इसका हमने बता दिया और आपको बता दूं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय वालों आप ध्यान से सुनिएगा एक बात। आपको बता दूं कि मॉडल पेपर जो है आपसे यूनिवर्सिटी संबंधित या फिर जिनकी भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है उनकी परीक्षाओं को लेकर के हमने जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए प्रथम सेमेस्टर की, उसमें एक सीक्वेंस से आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं आसानी से, वहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो आप आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे के सारे प्रश्न जो 75 प्रश्न पूछे गए थे सबके सब प्रश्न आपको बता दूं, सबका सब प्रश्न हमने आपको बताया है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो कि हमने छोड़ दिया हो। आपका हर प्रश्न अभी आप देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा आपको। और जिनकी परीक्षा अभी नहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनकी परीक्षा 23-24 में होने वाली, 25-26 में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उनको एक प्रकार से पेपर मिल जाएगा सॉल्व। ओके, तो अब ये प्रथम सेमेस्टर की बात की जाए, भाग 1 का पेपर हुआ था उसके बारे में बात करूंगा 2022 की परीक्षा। आइए मैं पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या पूछा गया था भाई? पहला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था हिंदी का कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या कहा था भाई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने क्या कहा था भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इसको क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। किस क्या कहा था? वीरगाथा काल। ये प्रश्न हमने बार बार चिल्ला चिल्ला करके बताया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सरल प्रश्न था, आ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह भी कथन हमने आपको बताया था। हमने आपको यह भी कथन बताया था और यह कथन किसका है भाई? रामचंद्र शुक्ला जी का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। तो आप लोग अपना मूल्यांकन करते रहे कि आपका कितना सही है। ओके, आपका कितना सही। एक प्रश्न अगर आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगर पालते प्रश्न आपका गलत होता तो आपको एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, मतलब कि आपका माइनस मार्किंग नहीं था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तीसरा नंबर प्रश्न क्या था? तीसरा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे। हमने बार बार आपको बताया था गोरखनाथ का, जब हमने कविता पढ़ाई थी उसमें भी बताया था। और ये प्रश्न रखा था मत्स्येंद्र नाथ जो थे इनके शिष्य मतलब कि गुरु थे, मतलब कि गोरखनाथ के किसके शिष्य थे? तो मत्स्येंद्र नाथ इसके मतलब कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे कौन? गोरखनाथ। अर्थात गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ। अगर चाहिए ऐसा पूछा जाता। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे जो है चौथा नंबर प्रश्न यहीं पर देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या है आपका कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है भाई? बीसल देव परमाल जो है सभी रासों के बारे में हमने रासो ग्रंथों के रचनाकार के बारे में आपको महासंग्राम वीडियो में बताया होगा और उसमें बताया होगा। तो बीसल देव के रचनाकार कौन है भाई? बीसल देव रासो के तो बिल्कुल नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल है। नरपति नाल है जो है ये किसके हैं भाई? बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। किसके? बीसल देव रासो के बारे में। ठीक है, कौन है? नरपति नाल है। चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न है संदेश रासक किसकी रचना है? तो भाई सभी को पता होगा अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है, सभी को पता होगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। अगर आपको और सब्जेक्ट से संबंधित आपको ऐसे चाहिए साल पेपर तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे सभी लोग दबा करके। अगला प्रश्न छठवां नंबर प्रश्न है विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति किस काल के कवि हैं? भाई सभी को पता होगा आदिकाल के कवि हैं विद्यापति। ठीक है, विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो, ये आपको हमने बता दिया था। ये आपके आदिकाल के कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे। तो ये देखिए कितना सरल सरल प्रश्न पूछा जा रहा है यार। अब सोचो अगर ये आपने नहीं किया होगा, निश्चित तौर पर इसमें टॉप करना चाहिए आपको। जितने लोगों ने हमसे पढ़ा सभी को टॉप करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपने कुछ पढ़ा है ना पढ़ा, अगर हमसे आपने पढ़ा था निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाते थे। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि राहुल शंकरत्याल ने किसने माना भाई? तो हमने आपको बार बार बताया होता है वीडियो में सरहपा को बताया। किसको बताया? सरहपा को। ओके,
किसको बताया भाई? तो सरहपा को बताया राहुल शंकर त्यान ने, हिंदी का पहला कवि। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न। देखिए ये प्रश्न देखिए सभी प्रश्नों में मतलब कि DDU में पूछा गया था, कानपुर विश्वविद्यालय में पूछा गया था और सब में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 सिद्ध थे। ओके, नाथ कितने थे भाई? 84 सिद्ध। 84 वैष्णव मतलब कि वैष्णव की वार्ता आप एक जो है रचना देखे होंगे, इसकी भी बारे में हमने बताया था। 9वां नंबर प्रश्न है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और जो है मलुकदास कही गई, मलुकदास, ये मलुकदास की रचना किसकी है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज। 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मलुकदास, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा भाई? अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, ये किस काल की रचना है बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो जो है ये भाई आदिकाल की रचना, किसकी है? आदिकाल की रचना है, वीरगाथात्मक काल के रासो साहित्य की रचना है। ओके, 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे, जिन्होंने ये सारे के सारे प्रश्न सही कर रहे हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, आपने कितना प्रश्न सही किया इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न आपका क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय किसको है भाई? तो व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय जो किसको है? रामचंद्र शुक्ला जी को है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, अर्थात दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव को उपाधि दी जाती थी? हमने अभी जब उसका पेपर सॉल्व करवाया था आपका, तो उसमें अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पूछा गया था कि जो है किसके बारे में, तो पूछा गया था कि अभिनव जयदेव, उसमें उपाधि हमने बताई थी, तमाम सारी उपाधियां पूछी गई थी कि उनकी उपाधियों के नाम बताएं, तो हमने आपको बताई होगी तमाम सारी उपाधियां। तो उनमें जो है आपकी कौन है भाई? तो विद्यापति जी को मैथिल को वकील, अभिनव जयदेव, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें बताई गई थी, अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा करेक्ट होगा? सी वाला, मतलब तीसरा। 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा कवि जो है संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि कौन है? संत कवि नहीं है। देखिए इनमें से कौन कवि क्या है भाई? संत कवि नहीं है। ओके, तो देखेंगे संत कवि नहीं कौन नहीं है, तो कबीरदास कैसे हैं भाई? कबीरदास जो संत कवि हैं। गुरु नानक संत कवि हैं आपके, ठीक है। रैदास आपकी कौन है? संत कवि हैं। बात की जाए ईश्वरदास की तो संत कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है? 14वां नंबर प्रश्न है आपका मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता है, मीराबाई को भी नहीं कहा जाता है। भाई मैथिली में रचनाएं कौन लिखते थे? विद्यापति। तो विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 15वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वही बाणी के डिक्टेटर थे। बाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता? तो कबीरदास को कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी? तो यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। और चाहे भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिक्टेटर थे, ये बात पूरी की पूरी थी। तो ये बात किसने कही थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्थात HDP ने कही थी। ये बात भी हमने बताई थी। सारे प्रश्न बताए थे भाई, कोई भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है जो कि हमने ना बताया हो। मलुकदास वाला एक बात वही छूट गया था, वो नहीं बताया था हमने, तो वो आपके सिलेबस में थे नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। एक आध प्रश्न तो वैसे छूट ही जाएगा आपका, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आए थे आपके कि नहीं आए थे? अगला प्रश्न देखेंगे, जिनको पता होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला प्रश्न 16वां नंबर। तो आप सभी लोग जितने भी हमने मॉडल पेपर बताए हैं अन्य सब्जेक्ट के, आप सभी अपनी तैयारी के साथ उसको देखें और 4 से 5 बार वीडियो को देख करके जाइएगा। निश्चित तौर पर आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आप लोग उसको देख करके जरूर जाइएगा। ओके चलिए, सूरदास किसके शिष्य हैं? और आपको बता दूं जिनकी परीक्षा वो लगी हुई है, वो उनकी क्या बात है, अनिवार्य प्रश्न पत्र की को करिकुलम, जो को करिकुलर जो सब्जेक्ट है उसकी बात की जाए तो वो जो है खाद्य पोषण एवं जो है सुरक्षा, मतलब कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो पेपर है उससे रिलेटेड हमसे कम से कम 4-5 वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में हमने रख दी है। अनिवार्य प्रश्न पत्र के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। ओके, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे भाई? रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास। वल्लभाचार्य के कौन थे भाई? सूरदास। ओके, तो यही आपका करेक्ट होगा क्या? दूसरा नंबर करेक्ट आंसर। रामदास, धर्मदास, इनकी बात अलग है। ओके, अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे। सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? जायसी सूफी के हैं, मुल्ला दाऊद सूफी के हैं। ओके, बात की जाए कुतुबन की तो ये भी जो है सूफी के, कुतुबन मंझन, जायसी, शेख निसार, ये सब किसके हैं? ये सब आपके भाई जो है सूफी काव्यधारा के। जबकि नंददास जो हैं ये किसके भाई? नंददास नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? 4 अच्छा के कवि हैं। चौथा नंबर प्रश्न, मतलब कि चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है?
रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करो, आप लोग कमेंट सेक्शन में केवल प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। बात यानी कि जिनको पता है आप लिखने का प्रयास करें। और जो भी आपके सबसे पहले मैं ये आपका टेस्ट भी चल रहा, सोचिए आपका टेस्ट भी चल रहा है, मान लेते हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई थी अभी, उनकी परीक्षा होने वाली है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ओके चलिए, रामचरितमानस में कितने कांड है भाई? सभी को पता है कितने कांड है? 7 कांड है आपके लास्ट में दिया चौथा नंबर ऑप्शन, 7 कांड है रामचरितमानस। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा? सब बताया हमने। पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड कौन सा? अयोध्या कांड, तीसरा कांड कौन सा? किष्किंधा कांड, चौथा कांड कौन सा है आपका? जो है नहीं सॉरी, पहला कांड कौन सा आपका? बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा आपका? अयोध्या कांड। ठीक है, तीसरा कांड कौन सा आपका? तीसरा कांड कौन सा हो गया आपका भाई? तीसरा कांड कौन सा होगा? किष्किंधा कांड। चौथा नहीं, पांचवा कांड सुंदरकांड हो गया। एक और कांड बच रहा है, अयोध्या कांड। अरे ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे यार, हमने खूब बताया आपको। रामचरितमानस यार बता दें पूरा का पूरा, हमको अधिकतर याद है, अब ध्यान ही नहीं आ रहा है। चलिए, तो अयोध्या कांड सॉरी बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। जी हाँ बिल्कुल, अरण्य माने जंगल, वही बोल रहा था। देखिए पहला कांड कौन सा हो गया आपका? देखिए पहला कांड कौन सा होगा? 7 कांड हो गए। पहला कांड कौन सा हो गया? बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा हो गया? अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा होगा? जंगल गए थे, अरण्य कांड। चौथा कांड कौन सा हो गया आपका? जो है किष्किंधा कांड, किष्किंधा में सुग्रीवों से मिले। और पांचवा कांड कौन सा होगा? सुंदरकांड, हनुमान जी का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में जो छठवां कांड कौन सा है? वो लंका कांड, लंका पर विजय प्राप्त की। और जो सातवां कांड है कौन सा? उत्तरकांड, जिसमें बहुत सारे ज्ञान भरे हुए हैं कलयुग के समय। तो ये हो गया आपके 7 कांड तुलसीदास जी की रामायण के, श्री रामचरितमानस के पूरा का पूरा हमने चौपाया, बहुत सारी याद है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। रामचरितमानस सबसे ज़्यादा तो एकदम से सुंदरकांड तो पूरा याद है, बाकी और सब सारी चीज़ें आपकी चौपाई याद है। सुंदर रामचरितमानस बहुत प्रिय रचना है मेरी। अब आप सोचिए उसका कांड मुझे अभी थोड़ा सा माइंड से हट गया था। तमाम सारे सब्जेक्ट रहते हैं उनमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलिए, तुरंत याद भी आया था थोड़ी देर में, ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं? देखते हैं भाई। तो मधुमालती, मधुमालती नहीं है इनकी, पहली बात हो गई मधुमालती। बिल्कुल, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये इन्हीं की रचना है, मधुमालती इनकी रचना नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20वां नंबर प्रश्न क्या है भाई? अमीर खुसरो की कौन सी भाषा थी? तो बिल्कुल सही, खड़ी बोली के रचयिता माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे, कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा कौन सी थी? तो भाई प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा की जाए तो अपभ्रंश काल की भाषा जो थी, आदिकाल की भाषा आप देखेंगे तो अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित थी कुछ। खड़ी बोली की बात की जाए तो ये आपकी आती है द्विवेदी काल की भाषा। ब्रज भाषा की बात की जाए, मतलब कि ये भारतेंदु की, मतलब कि खड़ी बोली गद्य में रचनाएं भारतेंदु से लिखनी यानी प्रारंभ हुई, लेकिन काव्य की रचनाएं जो हैं वो द्विवेदी युग से प्रारंभ होती हैं। ब्रज भाषा की बात की जाए तो ये ब्रज भाषा जो है ये भक्ति काल में कुछ मात्रा में थी, लेकिन भक्ति काल में अवधी भाषा का बोलबाला रहा है, लेकिन रीति काल में बोलबाला रहा किसका? तो रोज रीति काल में बोलबाला रहा आपके जो है ब्रज भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या है भाई? 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन है भाई? सूरदास जी हैं, बिल्कुल सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। ओके, तुलसीदास नहीं है, सरदास नहीं, कबीरदास भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की कैसा भाई? ना तो भोजपुरी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है। ओके, अवधि है, बिल्कुल अवधि भाषा है, शुद्ध अवधि, शुद्ध पारिष्कृत अवधि, संस्कृत निष्ठ अवधि। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 24 नंबर प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे भाई? शंकराचार्य नहीं थे, बिल्कुल वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ओके, ये भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न क्या दिया? रामानंद, बिल्कुल जी हाँ, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वामी हरिदास, ये नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रामानंद। ओके, अगला प्रश्न 25 नंबर, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है भाई? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा सूरदास को? तो जो है वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ, उन्होंने कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे, विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप की कवियों का संग्रह किया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, जब सूरदास जी की मृत्यु हुई तब कहा था कि जो है पुष्ट मार्ग का जहाज जाता है, जो कुछ मतलब कि जाको लेना है सो ले। ठीक, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, बड़ा ही जो है फेमस है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ये किसकी उक्ति है भाई? तो ये उक्ति है कबीरदास की। ठीक है, कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तू कागज की पढ़ करके बोल रहा है और मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, चंदान किसकी रचना है? चंदान किसकी रचना है भाई? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। कौन है? मुल्ला दाऊद। चंदान किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। ठीक है, 27 नंबर का क्या करेक्ट होगा? 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का तीसरा नंबर, मुल्ला दाऊद। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका?
कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना भाई? तो कृष्ण गीतावली सूरदास की बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग लगा दिए होंगे, मेरा भाई की बिल्कुल नहीं, केशवदास की तो है नहीं, केशवदास की रामचंद्र का है। कृष्ण गीतावली किसकी भाई? तुलसीदास जी की रचना। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में रचना लिखी है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न, सभी रचनाओं को हमने 12 रचनाओं को तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाएं जो 12 थी हमने पूरा का पूरा बताया था आपको, अभी पेपर में हमने बताया था, ठीक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले में। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी? श्रृंगार काल को मतलब कि कौन से काल को कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने? श्रृंगार काल किस काल को कहा था भाई? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने कहा। ये भी प्रश्न बन सकता था आपके। अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भूषण बिनु ना बिराजई कविता बनिता मित्र, मतलब बिना आभूषण के नहीं विराजती है कौन? ना अच्छी लगती है, बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती कौन? ना तो बिना जो है आभूषण किसको कहा है? अलंकार को आभूषण कहा गया है। तो अलंकार क्या है? जो है आभूषण है किसका? कविता का। तो कविता बिना अलंकारों की अच्छी नहीं लगती है। भूषण माने अलंकार, बिनु माने होता नहीं, ठीक है, बिनु ना बिराजई, बिराजई मतलब अच्छी लगती है। तो भूषण मतलब क्या अर्थात अलंकारों के बिना कविता भी अच्छी नहीं लगती है। वनिता की बात की जाए तो वनिता ये भी भूषण के बिना नहीं लगती है अच्छी। वनिता माने क्या होता है? भूषण बिनु ना बिराजई कविता वनिता मित्र, ठीक है। वनिता माने औरत, मित्र माने एक प्रकार से मित्र, आप समझ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सब अच्छे नहीं लगते बिना भूषण के। ओके, स्त्री भी नहीं अच्छी लगती है और ना ही मित्र अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न, तो ये बात किसने कही थी? ये कथन किसका भाई? तो भूषण बिना बिराजई कविता बिनता मित्र, ये किसका है? केशवदास का है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, प्रबल समर्थक रहे। अगला प्रश्न है आभूषण के। 31 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से मिलती थी? उपजीव्य माने कि कहाँ से ये लोग जो है चीजें प्राप्त करके लिखते थे जानकारी? तो श्रीमद् भगवत पुराण से। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके? 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एचडीपी ने कहा था कि क्या कहा था? कि लोकनायक वही हो सकता है जो कि समन्वय कर सके, और ये समन्वय किसके अंदर था? तुलसीदास जी के अंदर था। तो लोकनायक कौन है? तुलसीदास जी हैं समन्वय के। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? यह प्रश्न बार बार आपके समक्ष आया होगा। तो भाई एक रचना हिंदी में किसकी है? बिहारी लाल की है, बिहारी सस्सई। ओके, ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष 34 नंबर, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सबसे कन्फ्यूजन वाला, इस प्रश्न पत्र का सबसे कन्फ्यूजन प्रश्न जो है आपका यही है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने हमारे गलत किया होगा, बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने इस प्रश्न का गलत आंसर दिया होगा। आप बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सभी लोगों का गलत होगा, अधिकतर लोगों का गलत होगा, सभी लोगों का नहीं। अगर जिनको पता है तो बड़ी अच्छी हिंदी है उसकी। ओके, तो भाषा भूषण, सभी लोगों ने भूषण लगाया होगा, लेकिन ये भैया भूषण की रचना नहीं है, इसकी है जसवंत सिंह की। बिल्कुल जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया? तो किसने किया? ना बताओ, वाल्मीकि जी ने कर पाए थे। कौन कर पाए थे? तुलसीदास जी। बिल्कुल रामचरितमानस से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न क्या है? 37 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की भाई? तो तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है भाई? तो दास्य भाव की भक्ति। कैसी भक्ति है? दास्य भाव की भक्ति है। ओके, और जबकि जो है उनकी भक्ति कैसी है सूरदास की? तो शाक्य भाव की है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि कौन है भाई? तो निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि कौन है? केशवदास हैं क्या? रीतिमुक्त कवि केशवदास नहीं, रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं। बात करें किसकी? तो घनानंद। बिल्कुल घनानंद जो है वो रीतिमुक्त कवि हैं। ओके, घनानंद क्या है? रीतिमुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इति वृत्तात्मकता। इति वृत्तात्मकता किस काव्य की जो है प्रमुख विशेषता रही है? इति वृत्तात्मकता किस काव्य की विशेषता रही है भाई? तो इति वृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की विशेषता खास करके रही है। द्विवेदी युग की विशेषता कहने का मतलब ये है, इति वृत्तात्मकता मतलब होता है खूब बढ़ा चढ़ा करके बातों को बताना, उसी को कहा जाता है द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए
प्रश्न क्या है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो भाई वर्तमान काल भी कहा जाता है इसको, गद्य काल कहा था, आधुनिक काल भी कहा था, सामयिक काल जो है इसको नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की प्रवृत्ति रही है। समस्या पूर्ति जो किस युग की प्रवृत्ति रही भाई, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 का बिल्कुल समस्या पूर्ति जो रही आपकी वो भारतेंदु युग की समस्या रही, बिल्कुल भारतेंदु युग की। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42वां नंबर प्रश्न क्या है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ओके, इसने कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न 43 नंबर क्या है। अगला प्रश्न है कि 43 नंबर, सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था। सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था भाई, सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था, फटाफट से बताने का प्रयास करें। सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने करा था, बिल्कुल इसमें 3 में तो नहीं दिख रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में प्रकाशन संभालते हैं और वहीं से द्विवेदी की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 44 नंबर आ चुका है। प्रिय प्रवास किस युग का महाकाव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग में प्रकाशित होती है प्रिय प्रवास रचना। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर करेक्ट होगा 44 का दूसरा नंबर करेक्ट। द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की है। ओके, 44 नंबर। अगला प्रश्न देखो भाई फटाफट से, चलिए अगला प्रश्न, तुलसीदास कविता के रचनाकार कौन है। तुलसीदास कविता हमने पढ़ाई है आपको, कौन से रचनाकार है भाई, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद नहीं है, राम कुमार वर्मा बिल्कुल भी नहीं है, निराला बिल्कुल करेक्ट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। बहुत सही जा रहे हो मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 46 नंबर प्रश्न क्या है, एक भारतीय आत्मा किसे कहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहता है। बिल्कुल रामधारी सिंह को नहीं कहा था, बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी, जी हाँ बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा था। 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 नंबर का करेक्ट आंसर माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 47 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपकी परीक्षा में। प्रश्न क्या है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न 48 नंबर। अगला प्रश्न कौन है, इनमें से कौन कवि प्रगतिवादी कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि प्रगतिवादी नहीं, बिल्कुल हरियोत भाई आपके सामने दिख रहे हैं, हरियोत जो है प्रगतिवादी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। त्रिलोचन है बिल्कुल, नागार्जुन भी हैं। ओके, और नीचे आपको क्या दिया है, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 49 नंबर प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हमने बार बार बताया, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला को एक प्रकार से बात की जो है महाप्राण कहा जाता है। निराला को किस क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का विष्णु कहा जाता है किसे, छायावाद का किसे कहा जाता है, विष्णु। सुमित्रानंद पंत को। छायावाद का बात की जाए महेश किसे कहा जाता है, तो निराला को महेश कहा जाता है। छायावाद की दुर्गा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। समझ में आ गई बात इतनी सारी, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा। हमने बार बार बताया आधुनिक युग की मीरा कौन है भाई, बिल्कुल मुदला गर्ग नहीं है। अगला प्रश्न महादेवी वर्मा है, बिल्कुल महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, चौथा करेक्ट होगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि तू धरती पे क्या नहीं क्या है कि यह धरती कितना देती है। यह धरती कितना देती है, या फिर यह के स्थान पर अगर आ लिखा हुआ मिलता, या के स्थान पर अगर आ लिखा हुआ मिलता तो भी क्या होता भाई, तो ये भी सही होता। तो क्या लिखा हुआ है कि यह धरती कितना देती है, किसकी कविता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग देख रहे हैं, आ धरती कितना देती है किसकी है भाई। तो देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, बिल्कुल आ धरती कितना देती है, आ धरती या फिर यह धरती कितना देती। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह धरती कितना देती है। निराला, अज्ञे और प्रसाद का तो है नहीं, बचा किसका, पंत का। ओके, तो पंत का हो सकता है आपका ये ऑप्शन नंबर इसका ए। ओके, और ऑप्शन में शायद ये जो है गुप्ता का है क्या, नहीं पंत का ही होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही होगा भाई, वही होगा सुमित्रानंद पंत। प्रकृति के सुकुमार का भी जो है उन्होंने ही जो है यह धरती कितना देती है कविता लिखी है। कौन सी, यह धरती कितना देती है, किसकी है भाई, सुमित्रानंद पंत जी की। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न निराला की
प्रश्न क्या है, निराला की किस कविता को शोक गीत कहा जाता है? हमने बार बार इसको बताया होगा, तो बिल्कुल निराला की जो रचना है आपकी शोक गीत कौन सी भाई? सरोज स्मृति। सरोज इनकी पुत्री का नाम था, उन्हीं की स्मृति में इन्होंने एक काव्य लिखा, उसका नाम है सरोज स्मृति। तो ये हिंदी का विरह काव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा नंबर करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? तो बिल्कुल अज्ञे जी है प्रयोगवाद के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, जो है तारा सप्तकों के प्रकाशन से ही जो है यहाँ का शुरुआत होता है 1943 से। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत सरल प्रश्न है कोई यार, वही देखिए कितना सरल सरल आ रहा है। इसमें भी अगर आप लोग नहीं करके आए होंगे तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सोचिए कि आपकी सिचुएशन क्रिटिकल है। बस इतना मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, सब का सब प्रश्न आ गया। 55 नंबर प्रश्न है आपका क्या? 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भैया एक देखिए, ये प्रश्न जो पूछ लिया गया शोध से पूछ लिया गया। शोध आपके पाठ्यक्रम में था ना, शोध से पूछ लिया गया, तो आपको शोध ऑप्शन में मिल रहा होगा, शोध उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? चौथा नंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, कृष्ण भक्त कवियों में किसी वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है? बिल्कुल सूरदास को कहा जाता है, वात्सल सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला वात्सल का कोना कोना झाँक करके आए हैं ये। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल आचार्य केशवदास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है? अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है भाई? तो किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्ता जी को। किसको? मैथिली शरण गुप्ता जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह आज्ञे का नहीं है? तो भाई अरि ओ करुणा प्रभा में बिल्कुल है, हरिघास पर क्षणभर ये भी है, आंगन के पार द्वार ये भी आज्ञे का, तो सीढ़ियों पर धूप ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 60वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाप्राण किसे आता है? बिल्कुल हमने अभी भी बताया था आपको, निराला को महाप्राण कहा था। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? चांद का मुंह टेढ़ा किसका भाई? तो चांद का मुंह टेढ़ा है कथन, मतलब कि ये काव्य संग्रह किसका है? ये काव्य संग्रह किसका है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं 30 नंबर में। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न पूछ लिया गया, नरसिंह जी का मायरा किसकी कृति है? ये मीराबाई की कृति, नरसिंह जी की मायरा किसका है? मीराबाई की कृति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है भाई? तो बिल्कुल मैथिली शरण गुप्ता जी हैं। भारत भारती की कौन है? भारत भारती, मैथिली शरण गुप्ता। ऑप्शन नंबर इसका चौथा नंबर करेक्ट होगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्ता। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये उक्ति किसकी है भाई? तो ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे कविता किसकी है? बिल्कुल महादेवी वर्मा की है। फिर विकल है प्राण मेरे, ठीक है, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सूफी काव्यधारा के कवि हैं? सूफी काव्यधारा के कवि कौन है भाई? सूफी के कबीर नहीं है, ओके, ज्ञानाश्रयी के हैं, जायसी सूफी के हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। केशवदास जो हैं ये रीतिकाल कवि हैं। रामचंद्रिका इनकी रचना, छंदों का अजायब घर इनकी रचना कहलाती है। रामचंद्रिका छंदों के प्रेत कहे जाते हैं आचार्य केशवदास। ओके, सूरदास की बात की तो वासल सम्राट कहे जाते हैं। वासल का कोना कोना झाँक करके आए हैं, कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर प्रश्न क्या है कि बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है? बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है भाई? तो बादल को घिरते देखा ये कविता किसकी है? बादल को घिरते देखा ये कविता किसकी भाई? तो ये कविता है आपकी बादल को घिरते देखा। 67 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बादल को घिरते देखा है, ये कविता किसकी है? नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नागार्जुन की है। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न देखेंगे का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा? तो आंसू जो है इनका एक विरह काव्य। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। मेघों का दूत कहा जाता है इसको, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना मेघों का दूत कहलाती है? तो मेघों का दूत कौन कहलाती है भाई? तो ये ही जो है आंसू कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है, महादेवी के किस काव्य संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो उनकी रचना कौन सी? यामा पर। ओके, कौन सी रचना पर? यामा पर। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्रत की जो है ब्रज की लता पता मोहि कीजिए किसकी जो है कविता है? तो ब्रज की लता पता मोहि कीजिए किसकी कविता है भाई? 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रज की लता
पता मोही कीजे। इसकी कविता है, बताने का प्रयास करें, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 70 नंबर। करेक्ट आंसर क्या? बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के संकलित कवियों को रागों का अन्वेषी किसने कहा? तो स्वयं तार सप्तक के जो एक प्रकार से जो प्रणेता हैं, क्या बोलते हैं उनको, सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञ, उन्होंने ही जो है तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। ठीक है, किसने कहा था? अज्ञे जी ने स्वयं कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न क्या है? 72 नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई? 72 नंबर प्रश्न है, 72 नंबर देखेंगे, छापा तिलक तज दीन्हि रे तुसे नैना मिलाई के। ये देखेंगे, हमने इसकी पंक्ति की व्याख्या भी बताई थी, खूब अच्छे तरीके से समझाया था, हर बार बताया था। तो ये पंक्ति किसकी भाई? विद्यापति की बिल्कुल भी नहीं है। किसकी है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की। ऑप्शन नंबर इसका 14 करेक्ट होगा, अमीर खुसरो की है। ओके, कव्वाली है ये। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है, कबहू का अम्ब अवसर पाई, या कथन किसका है? तो कबहू का जो है अम्ब अवसर पाई, ये कथन जो है कहा किसने है? तुलसीदास ने कहा है। किसकी प्रार्थना करी है? माता जो है सीता की प्रार्थना करी है इसमें। ठीक है, कबहू का अम्ब अवसर पाई। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि मुझे हर वक्त ख्याल रहता है, मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच। अब ये कविता है, पूरी की पूरी जो है कविता है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मोचीराम कविता। तो मोचीराम कविता से है। और मोचीराम कविता किसकी भाई? तो सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की मोतीराम कविता, मोचीराम। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? 2। ठीक है, मोचीराम। अगला प्रश्न 75 नंबर और लास्ट प्रश्न आज के जो है इसका एग्जाम में 75 प्रश्न पूछे गए थे। सारे के सारे प्रश्न का हल हमने आपको दे दिया। निश्चित तौर पर आप मिला दिए होंगे कितने प्रश्न आपके सही, कितने गलत हैं, कितने नंबर आपको मिलेंगे। एक प्रश्न करेंगे सही तो उसका 1 नंबर मिलेगा, ये बात हमने बता दी। अब आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। 75 नंबर देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है भाई? सभी को पता होगा राम की शक्ति पूजा किसकी है भाई? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, निराला जी। ओके, ध्यान रखेंगे। आपका पूरा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और अभी आपको बता दूं कि रात के 9 बजे से, अभी रात के 9 बजे से अर्थशास्त्र की क्लास लगी हुई है, आप लोग उसको जरूर देखें। जिनकी भी परीक्षा अर्थशास्त्र की लगी हुई है उनके लिए, लिखित वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, दोनों के लिए वह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स की वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, रामबाण सिद्ध होगा वो, आप अवश्य देखिएगा। अभी रात के 9 बजे से वो क्लास लगी हुई है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। और आपको बता दूं, जैसे कि आपकी और परीक्षा होती है तो आप उसका भी पेपर PDF बना करके हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और बता दीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो आप मेरे पास सेंड करें, और उसमें जरूर लिख दें कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।